नमस्कार दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी खबर है एमफिल साइकियाट्रिक सोशल वर्क और क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए जो करना चाह रहे थे। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और बीच में कुछ बैड न्यूज़ भी आया कि एमफिल को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि एमफिल को अचानक से डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। जनरल एमफिल को किया जा सकता है बट क्लिनिकल एमफिल को नहीं, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकियाट्रिक सोशल वर्क में। क्योंकि ये एक मेंटल हेल्थ की कैपेसिटी है और कह सकते हो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हैं जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के साथ जो आते हैं। तो इसलिए इसको तुरंत डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो अभी फिलहाल के लिए 2025 25-26 सेशन तक एमफिल को क्लिनिकल सोशल मतलब साइकोलॉजी और साइकेट्रिक सोशल वर्क को कंटिन्यू कर दिया गया। तो अभी ये निमहांस का जो कि भारत की मेंटल हेल्थ फील्ड की सबसे बड़ी संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंस, बेंगलुरु में जो है, तो वहाँ एमफिल की वैकेंसी आई है और उस वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट अभी आज ही आया हुआ है। ये जो साइट पे आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा, आप ढूंढोगे तो। और इसमें सिर्फ एमफिल प्रोग्राम ही नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है, जो कि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, स्पेशलाइज्ड मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने डायमेंशन हो सकते हैं, जितने आप सोच सकते हो, ऑलमोस्ट सभी में है। पीएचडी इन बायोफिजिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री, ये पीएचडी के हैं। पब्लिक हेल्थ, एपिडेमोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये समझ लीजिए कि जितना आप सोच सकते हो साइकियाट्री में, उतनी सारी चीजें हैं। पीएचडी इन साइकियाट्रिक सोशल वर्क। तो हमारा जो यहाँ पे फोकस रहेगा, मेन फोकस रहेगा क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकियाट्रिक सोशल वर्क के लिए, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है सबसे ज़्यादा यही है। बाकी ये जो एमडी वाले हैं, एमबीबीएस वाले हैं, इनका तो अपना खैर इन्फॉर्मेशन इनको मिल ही जाता है, अपने अपने सब लोग स्पेशलाइज्ड चैनल को फॉलो करते ही हैं। और इसमें जो वैकेंसी है मेनली, अगर देखा जाए तो सर्टिफिकेट कोर्स से लेके डिग्री से लेके एमफिल, और एमफिल के बाद मोस्ट स्पेशलाइज्ड में अगर जाते हैं, डॉक्टरेट तक जाते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट तक जाते हैं, तो सब है। एमफिल है, फिर पीएचडी है, फिर पीडीएफ भी है। तो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए जो सीट है और साइकेट्रिक सोशल वर्क के लिए सीट है, वो दोनों के लिए 32-32 है। ये आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया कैटेगरी में 9 है, अनरिजर्व्ड का, ईडब्ल्यूएस का 2 है, और ओबीसी का 6 है, एससी का 4 है और एसटी का 2 है। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का। और कर्नाटका के लिए इन्होंने स्पेशली रिजर्व रखा है, टोटल 4 और 2 6 सीट। तो साइकोलॉजी में भी 6 सीट रिजर्व है, और साइकेट्रिक सोशल वर्क में भी 6 सीट रिजर्व है। कर्नाटका के जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो साइकेट्रिक सोशल वर्क में एमफिल या क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल करना चाहते हैं। और बाकी 9 2 11 और 6 17, 4 21, 2 23 सीट अदर स्टेट वालों के लिए रखा गया है। तो इस तरीके से ये 32-32 सीट बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद में पीएचडी में भी अच्छी खासी सीट है। तो अगर कोई पीएचडी करना चाहता है तो पीएचडी के लिए अप्लाई करे, एमफिल करना चाहता है तो एमफिल के लिए अप्लाई करे। एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए, दोनों के लिए, चूंकि अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, वो मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी अगर आप एमएसडब्ल्यू हैं तो एमफिल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएसडब्ल्यू विद नेट है या नेट नहीं है, यहाँ का अपना एंट्रेंस होगा, वो क्वालिफाई करते हैं तो पीएचडी के लिए भी आप अप्लाइएबल होंगे। बट यहाँ पीएचडी में उन्हीं को लेते हैं जो एमफिल हो। प्रेफरेंस जो इंटरव्यू में रहता है, क्योंकि आपको एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेने से सिर्फ नहीं ले लेंगे जब तक आप पीएचडी में, सॉरी, वाइवा में नहीं बैठते हैं। तो उसमें इंटरव्यू में आपको वो लोग फ़िल्टर कर देते हैं। मैक्सिमम चांस यही है कि वो एमफिल को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको क्लिनिकल फील्ड में काम करने का एक्सपोज़र अगर नहीं है, जनरल सोशल वर्क से आए हैं या जनरल साइकोलॉजी से आए हैं, तो वो फिर आप वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है मेन रीज़न। और इसका डेट आप देख लेंगे तो डेट ऑफ एडवर्टाइज़मेंट जो है वो 15 फरवरी 2024, यानी कि कल का इन्होंने डेट दिया है, बट आज ही दिखा है ये इस पे, वेबसाइट पे। और एंट्रेंस जो इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा हो रहा है वो 15 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया है और 16 मार्च तक रहेगा, यानी 1 महीने पूरे रहेंगे। और जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 25-26 मई में होगा। और जो इसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, रिज़ल्ट ऑफ पीएचडी कोर्सेज़, तो 26 को इसका पीएचडी का हो जाएगा। और इंटरव्यू एडमिशन पीएचडी का होगा 27-28 मई में। और
उसके बाद में डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट फॉर अदर देन पीएचडी कोर्सेज, पीएचडी के अलावा जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो 4/6/2024। और उसके बाद में डेट ऑफ एडमिशन 12/6/2024। डेट ऑफ कोर्स कमेंसमेंट 1/7/2024, यानी फाइनल 1/7 तक आपको वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इनमें कोई इफ बट नहीं रहता है। अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए तो ये डेट चेंजेस नहीं होंगे। और इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द सेम काइंडली रेफर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर enclosed to the upload on in online application form, conduct of entrance test, announcement of result and pre-admission formalities, and admission, joining and commencement of the course in prospectus 2024 and 25। तो ये सारी डिटेल आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। मैं भी आपको प्रोस्पेक्टस भी दिखा देता हूँ, एक ओवरव्यू करा देता हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें दिया है। और candidates who have already completed one postdoctoral fellowship course at Nimhans shall not be eligible allowed to apply for any other postdoctoral fellowship course। क्योंकि पीडीएफ में आपको अच्छा खासा फेलोशिप मिलता है, बहुत सारे लोग फेलोशिप के लिए एक करके फिर दूसरे फेलोशिप में एंट्रेंस लेना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप नहीं अप्लाई कर सकते। In case any candidate, applicant, student is found to have supplied false information or false certificate, or is not found to have withheld or concealed some information, he she shall be debarred। और अगर कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन भर के, नाम चेंज करके या कुछ करके आप अप्लाई करते हो, पता चलता है, तो आपको डिबार कर दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट केस भी हो जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और ये सब आपको लगाना होगा, ये सब डिटेल में आप पढ़ लेना डाउनलोड करके। एक्टिवेशन ऑफ जेआरएफ एसआरएफ ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी ज्वाइनिंग पीएचडी प्रोग्राम एट निम्हांस विल बी एक्टिवेटेड ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स। आप जिस दिन ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपका जेआरएफ एसआरएफ जो भी होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। और जिस इंस्टीट्यूट से आप क्या नाम है एग्जाम के लिए जा रहे हो, डिप्यूटेड स्पॉन्सर्ड, जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होंगे अलग अलग फेलोशिप के लिए स्पॉन्सर, तो उनसे एनओसी लेके आपको आना पड़ेगा। और द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, ये फाइनल डिसीजन होगा। ये सब जो है फॉर्मेलिटीज है, आप पढ़ लेना। मेन मुद्दे पे आते हैं। इसका फीस है 1500 रुपये, जो अप्लाई करने के लिए, चाहे जिस कोर्स के लिए, अगर एक एमफिल में भी अप्लाई कर रहे हो, पीएचडी में भी अप्लाई कर रहे हो, किसी सर्टिफिकेट के लिए हो, तो 1500 रुपये हर अलग अलग कोर्सेज के लिए लगेगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल के लिए 1500 है, बाकी SC ST के लिए 1000 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। और इसमें एज लिमिट भी दिया हुआ है। द एज इज कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जुलाई 2024। और इसमें 5 साल SC ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो आप ये देख लेना जिस भी तरीके से है। और इसमें आपको कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस पे आप मेल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एडमिशन से रिलेटेड। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, पैसे वाले पे, कि आप लोगों को कितना स्टाइपेंड मिलेगा। सबसे ज़्यादा आप लोगों को यही दिमाग में चल रहा होगा बात, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ एमफिल में, चाहे आप नेट हो चाहे जेआरएफ हो, अगर जेआरएफ नहीं ले, मतलब जेआरएफ नहीं हो, नेट हो या नहीं भी हो, नेट अगर ना भी है, तो यहाँ का जो इंस्टीट्यूट का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वो 25,000 मिलेगा। यानी एक अच्छा खासा अमाउंट है 25,000। तो अगर यहाँ का आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको स्केल करना है, अपने स्केल अप करना है अपने प्रोफेशन में, अपने स्किल में, तो आपके लिए बेहतर है। और आपको 25,000 रुपये पर मंथ भी मिलता है। और एंट्रेंस टेस्ट का 70% है, इंटरव्यू का 30% है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना है, पीएचडी कोर्स के लिए है। और उसके अलावा जो पीएचडी के लिए जाएंगे, तो जो जेआरएफ का स्कॉलरशिप है, सपोज करो जेआरएफ का स्कॉलरशिप इस टाइम बढ़ने के बाद 37,000 हो गया है ना। तो 37,000 आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिलेगा, और थर्ड ईयर में 42,000, है ना। तो ये है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक होगा। आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लेना, मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अभी उसका लिंक भी, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पीएचडी में भी आपको ठीक ठाक स्कॉलरशिप है, मतलब 37,000 रुपये अगर स्पॉन्सर्ड वाले में जाते हैं तो। और 37 2 साल तक, उसके बाद 42 मिलेगा। और उसके अलावा जो पीडीएफ के लिए जाते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप जिसको बोलते हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको जो
कंसर्न्ड आपका स्पॉन्सरशिप जिस सीट पे जाओगे स्पॉन्सर्ड होगा अगर, तो जो भी होगा वहां से मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे 37,000 रुपये है आई थिंक पीडीएफ का, सॉरी 37 नहीं, मोर देन 50 है। तो ये भी आप लोग देख लेना। और तो आपका एमफिल का भी हो गया, पीएचडी का भी हो गया और पीडीएफ का भी हो गया। पीडीएफ में 72-73 हज़ार रुपये के आसपास मिलेगा। अब फीस इसका बहुत ही नॉमिनल है। ये देखिए, ये है एमफिल कोर्स का, ठीक है, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32 ईयर्स मैक्सिमम है और 25,000 रुपये पर मंथ प्लस 15,000 रुपये कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगा पर एनम, यानी एक साल का 15,000 रुपये कंटिजेंसी। और फीस यहाँ के 24,800 रुपये है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल चार्जेस एज एप्लीकेबल। जो हॉस्टल चार्ज है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। फॉर डिटेल्स रिफर टू फीस सेक्शन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। 24,800 रुपये फीस है, आई थिंक पूरे कोर्स का है या पर ईयर का, ये आपको देखना पड़ेगा। और सेम साइकोलॉजी का भी है, देखो 23 सीट्स अंडर इंस्टीट्यूट स्टाइपेंडरी कैटेगरी, ये साइकोलॉजी का है जो डिटेल दिया हुआ। 6 सीट जो है इंस्टीट्यूट स्टाइपेंडरी कैटेगरी जो कर्नाटका का है, नहीं 23 से 29 सीट तो यहाँ के इंस्टीट्यूट से ही आपको मिलेगा स्टाइपेंड। और 3 सीट जो है वो फॉरेन फॉरेन स्पॉन्सर्ड होगा। सेम चीज इसमें भी साइकेट्रिक सोशल वर्क का भी है। और उसके अलावा बाकी पीडीएफ वगैरह का आप देख लेना। और सिलेक्शन क्राइटेरिया वही इंट्रेंस होगा, और इंट्रेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे मांगा जाएगा प्रपोजल, और प्रपोजल को ही आपको डिफेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इतना सारा डिटेल आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट में मैसेज करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद से इसको डाउनलोड करके डिटेल में देख लो, क्योंकि मुझे भी वहाँ का मैं पार्ट तो हूँ नहीं, बट हाँ देख के ही बताना पड़ेगा। तो आप लोग खुद से देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी किसी और इस फील्ड से साइकेट्रिक सोशल वर्क या मेडिकल सोशल वर्क, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो सोशल वर्क में, या कोई उससे रिलेटेड क्वेरी है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करोगे तो मैं एक सेशन, वीक में एक सेशन 2 सेशन इसी पे रखता हूँ कि लोगों के क्वेरीज जो है उसमें एड्रेस किए जाएँ। भाई पर्सनली कॉल और मैसेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपना भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस जॉब में हूँ। और दूसरा ज़्यादातर ये होता है ना कि कॉमन क्वेश्चन होते हैं, तो वो कॉमन को एक बार अगर वीडियो में आप बोलते हैं या उसको एड्रेस करते हैं तो बहुत सारे लोगों का उसमें बेनिफिट हो जाता है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉल और उस पर एंटरटेन कर पाना बहुत ही हैक्टिक हो जाता है। और बाकी बाकी और क्या है कि हाँ, ये एक सबसे बड़ा इशू है, बहुत सिली सिली क्वेश्चन पूछते हैं कुछ लोग। तो उसमें थोड़ा सा मतलब हंसी भी आती है इस चीज़ पे कि अगर आप पीजी कर चुके हो और एमफिल करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, या नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको बेसिक चीज़ें ना एकदम टिप पे पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सिली क्वेश्चन कर रहे हो, इट मीन्स कि आप बहुत सीरियस होके तैयारी नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दो। और मुझे वो चिकनी चुपड़ी बातें और बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें प्रेजेंट करना नहीं आता है। आई थिंक ये मेरे अंदर बैड स्किल है। बाकी मैं देखता हूँ बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। तो उन सब चीज़ों से आप बचिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एंटरटेन कीजिए, बट मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें आपके काम की चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप जो है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए इधर उधर मत भटको, आप अपने स्किल को एनहांस करो, ठीक है, खुद से पढ़ के। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लोगों को ज़रूर शेयर कर दो जो इस फील्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।